हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दौलत नानोल यहाँ स्वागत करता हूँ जारा एजुकेशन में। हमने पिछली क्लास में तुगलक वंश स्टार्ट किया था और तुगलक वंश के बारे में हमने बात की थी और तुगलक वंश का प्रथम शासक के बारे में या संस्थापक के बारे में बात की थी। और आज बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जब इसके पिता की मृत्यु होती है 1325 के अंदर और 1325 में राजगद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठता है और 1351 तक इसका शासनकाल रहता है। जब इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है 1325 के अंदर, तो कहा जाता है, इतिहासकारों ने लिखा कि उसके पिता की मृत्यु का शोक इन्होंने 40 दिन तक मनाया और 40 दिन के बाद में अपना राज्य अभिषेक करवाता है। दिल्ली में लाल महल है जिसके किसके समीप है, दिल्ली के समीप है। किसने बनवाया था ये पहले बता चुका और दूसरी बार सुन लो, लाल महल किसने बनवाया था, बलबन ने बनाया था। अब इसके उपनाम की बात करते हैं तो उपनाम के अंदर इसका प्रथम नाम जोना खान होता है, द्वितीय नाम होता है वो अब्दुल मुजाहिद होता है। इनकी उपाधि के बारे में बात करते हैं। इसका प्रारंभिक नाम जोना खान होता है, जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर कि जोना खान दक्षिण भारत में प्रथम अभियान करता है वारंगल पर और द्वितीय अभियान में ये सफल होता है, जबकि प्रथम अभियान के अंदर ये सफल होता है। अब बात करते हैं उपाधि के बारे में। तो जब 1325 के अंदर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है, दिल्ली पर शासन करता है, तो तब इन्होंने उपाधि धारण की थी मोहम्मद बिन तुगलक और ये शासक मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया इतिहास के अंदर। बात करते हैं दूसरी उपाधि उलुग खान। 1325 के अंदर 1320 के अंदर जब इसका पिता मोहम्मद बिन तुगलक का पिता जब गद्दी पर बैठता है तो इसको उत्तराधिकारी नियुक्त करता है और नियुक्त करने के बाद में उसको उलुग खान की उपाधि देता है। बात करते हैं अंतिम अभियान, जो अंतिम मंगोल आक्रमण या अंतिम मंगोलों का अभियान था, वो दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ा भारत पर। अंतिम आक्रमण हुआ 1327 के अंदर। अलाउद्दीन तर्मासीरियन के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था। और याद रखना इस चीज को कि मंगोलों का अंतिम आक्रमण 1327 में होता, किसके शासनकाल में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और अलाउद्दीन तर्मिसियन के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था। एक राजमुंद्री अभिलेख है जो आंध्र प्रदेश में है, एक राजमुंद्री अभिलेख आंध्र प्रदेश के अंदर है, जिसमें दुनिया का खान कहा गया किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। क्या कहा गया, दुनिया का खान कहा गया है। जब 1325 के अंदर राजगद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 4-5 योजनाएं चलाई और 5 योजनाओं में प्रथम योजना जो है वो कहा जाता है कि जब दिल्ली सल्तनत या दरबार के अंदर जो आर्थिक तंगी आती है या आर्थिक कर आता है, तो इन्होंने क्या किया, जब आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है तो एक साम्राज्य या सुदृढ़ साम्राज्य बनाने में एक सक्षम होता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और उन्होंने 1325 में गद्दी पर बैठते ही दोआब में कर वर्दी कर दी और कहा जाता है कि एक कर वर्दी 10 से 20% के बीच बढ़ाई गई थी। कितनी, 10 से 20% के बीच में बढ़ाई गई थी। और दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने देवगिरी को राजधानी बनाया, इसके बारे में दो बात करेंगे कि देवगिरी को 1327 के अंदर राजधानी बनाता है और 1335 के अंदर वापस दिल्ली को राजधानी बना लेता है। और दिल्ली का प्रथम शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दिल्ली की राजधानी चेंज करके देवगिरी बनाई और देवगिरी को राजधानी बनाने के बाद में इसका नाम दौलताबाद रखा था। क्या नाम रखा था, दौलताबाद रखा था, जो 1327 के अंदर ये द्वितीय योजना किया। तीसरा होता है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का होता है जहाँ पहले सोने और चांदी की मुद्राएं चलती थी और जो राज्य के राजकोष थे वो खाली हो गए, और खाली होने के सांकेतिक मुद्रा चलाने का ये इस प्रथम अभियान किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, सांकेतिक मुद्रा होती है जो सोने और चांदी की मुद्राएं होती हैं उसके स्थान पे कांसा और तांबे की जो मुद्राएं होती थी वो चलाना ही, और उसका भाव भी सोने और चांदी की मुद्राओं के समान तय किया गया। और 1329 के अंदर क्या चलाई गई, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। बात करते हैं खुरासान अभियान भी किसने किया। जब इसके अंदर देखो, एक बात बताऊं आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो इसके शासनकाल में पूरा भारत दिल्ली के अधीन था, तो इसके अंदर 34 बार विद्रोह हुआ और सबसे अधिक विद्रोह दक्षिण में हुआ, जो
कहा जाता है कि 27 विद्रोह कहाँ हुए थे, दक्षिण भारत में हुए थे, और उनको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, खुरासान अभियान को दबाया 1332 से 34, और 1332 से 34 के अंदर कुराचिल अभियान को भी दबाया। एक चीज याद रखना, पागल राजा भी इसे कहते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत या पूरे भारत का पागल राजा किसे कहा जाता है, तो भारत का पागल राजा यही है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक को भारत के पागल राजाओं की गिनती में आता है या पागल राजा कहा जाता है। इससे पहले चीन का राजा को भी पागल राजा घोषित किया था। अब इसको क्यों कहा जाता है ये बात करेंगे अगले बिंदु पे। इसके काल में कुल 34 विद्रोह हुए। अभी बताया मैंने 34 विद्रोह हुए थे, जिसमें 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे। सबसे अधिक विद्रोह इसी के शासनकाल में हुए थे। देवगिरी का नाम बदल के, पहले भी बता दिया, देवगिरी का नाम बदल के रखा था दौलताबाद, और 1335 में वापस दिल्ली को राजधानी बनाया। जो अभी बात की थी 1327 से 35 तक राजधानी कौन सी रहती है, देवगिरी। दिल्ली की राजधानी चेंज करने वाला शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक की था। सांकेतिक मुद्रा में कांसे और तांबे की मुद्राएं चलाई जो चांदी की समान मूल्य की थी। समझिए बात को, मतलब होता है कि जो सांकेतिक मुद्रा होती है उसके स्थान पे कांसे की जो मुद्राएं थी और जो तांबे की मुद्राएं थी, उनको सोने और चांदी की मुद्राओं का जो मूल्य था उसके समान मूल्य में ही रखी गई, और यही सांकेतिक मुद्रा, कांसे और तांबे की मुद्राओं को सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। कहा जाता है कि कांसे और तांबे की जो मुद्राएं चली थी उसके ऊपर उन्होंने नाम लिखवाया था, किसका नाम लिखाया था, ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया लिखवाया, या अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया। क्या करवाया, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, जिसे साधारण भाषा में या हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि ईश्वर की छाया अपनी सांकेतिक मुद्रा पर अंकित करवाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। मुद्रा शास्त्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। भारत का पागल राजा भी कहा जाता है इसको, जो अभी भी यहीं भी लिखा था और यहाँ भी लिख दिया कि भारत का पागल राजा घोषित किया गया। और भारत क्यों कहा गया, क्योंकि एक महान विद्वान था, और विद्वान होने के साथ साथ इसमें सांसारिक ज्ञान और निर्णायक शक्ति की कमी होने के कारण इनमें क्या थी, मतलब ये निर्णय लेने में असक्षम होता था, और निर्णय लेने में जब असक्षम होता था तभी इसको क्या कहा गया, भारत का पागल राजा घोषित किया गया है। भारत का पागल राजा भी कहा जाता है। एकमात्र सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत या तुर्क शासकों में या मुसलमान शासकों में या दिल्ली के सुल्तानों में एकमात्र शासक था जो हिंदुओं के जो प्रमुख त्योहार थे उसमें भाग लेता था, और विशेषकर कहा जाता है कि होली के त्योहार में ये हिंदुओं के साथ होली मनाता था। प्रथम सुल्तान जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि डायरेक्ट क्लास का मतलब होता है डायरेक्ट पॉइंट, और पॉइंट मतलब बिंदु, और वो बिंदु जो हमारी दृष्टि से नहीं, पूरी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उसी बिंदुओं के बारे में हमने बात की है। और शायद मेरे हिसाब से जिस क्लास में ये लिखा गया है, जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, उस क्लास के बावजूद अगर आपको किसी और भी तरीके से आप ढूंढोगे तो इतने बिंदु आपको एक बुक में शायद मिलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं एक क्लास के अंदर पूरे टॉपिक बता रहा हूँ, और यही टॉपिक है, मतलब डायरेक्ट क्लास का मतलब यही मेन पॉइंट है, और मेन बिंदुओं की बात कर रहे हैं इसके अंदर। और मेन बिंदुओं में प्रथम जो बिंदु है वो यहाँ से इम्पोर्टेंट बिंदु जितनी भी हैं उनके बारे में बात करते। एकमात्र सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था। दूसरा, प्रथम सुल्तान जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। इससे पहले हमने बात की थी कि सती प्रथा बहुत पहले से प्रचलन थी, और प्रचलन होने के साथ साथ तुर्कों के जब दिल्ली सल्तनत आता है या दिल्ली सल्तनत का शासनकाल होता है, उसमें भी सती प्रथा प्रचलन होती है। और प्रचलन होने के साथ साथ प्रथम सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर पूर्ण तरीके से क्या कर दिया, रोक लगा दी थी। अब बात करते हैं सुल्तान जो पढ़ा लिखा था या अच्छा विद्वान था। ये कहा जाता है कि भाई विज्ञान, साहित्य और संगीत प्रेमी था, मतलब इसके अंदर एक अच्छा नॉलेज था, गणितज्ञ भी था, और इसी के कारण मतलब ये अच्छा विद्वान होने के साथ साथ इसमें निर्णायक शक्ति नहीं थी, और इसीलिए इसको पागल राजा भी कहा जाता है। ये बात आपके सामने 3 बार बोल दी। प्रथम सुल्तान जिसने जो फसल होती थी फसलों को चक्रावर्तन पद्धति को अपनाया। चक्रावर्तन क्या होता है कि बदल बदल के फसल या बदल बदल के कृषि करना, इसी को क्या कहते हैं, चक्रावर्तन या परिवर्तन करना, कि इस साल कुछ और बो दिया, अगली साल कुछ और फसल की
कृषि कर ली। इसी तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, फसलों में चक्रावर्तन पद्धति को अपनाया। कृषकों की सहायता के लिए इन्होंने क्या किया कि कृषकों की सहायता के लिए दीवान एकोही विभाग की स्थापना की गई। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आता है कि दीवान एकोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। जो कृषकों की सहायता के लिए एक उत्तरदायी विभाग था, वो किसने स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मसालिक उल अबसार, मसालिक उल अबसार था, जो एक ग्रंथ है और ग्रंथ अब्बास ने लिखा था। अरबी भाषा का ग्रंथ है। अरबी भाषा के ग्रंथ में मोहम्मद बिन तुगलक है, उसकी प्रमाणिक जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन हो सकता है इम्पोर्टेंट, हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमाणिक जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? या मसालिक उल अबसार में मिलती है। और लिखा किसने था? अब्बास ने लिखा था, जो किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। एडवर्ड थॉमस ने धनवानों का राजकुमार कहा। क्या कहा? एडवर्ड थॉमस ने इसको धनवानों का राजकुमार कहा। इंशा ए मेहरू एक बुक है जिसे आइन ए मुल्क ने लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था की जानकारी उस बुक से मिलती है। किससे? इंशा ए मेहरू, जो आइन उल मुल्क ने लिखी थी, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और आइन उल मुल्क कहा जाता है कि आइन उल मुल्क जितने विद्रोह हुए थे उसके एक ये भी था, आइन उल मुल्क ने भी विद्रोह किया था। और ये एकमात्र था जिसने आइन उल मुल्क को क्या कर दिया? क्षमा दे दिया था या क्षमा कर दिया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और उसने बुक लिखी थी, इंशा ए मेहरू नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। दूसरी बात करते हैं, सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया किसने? या कहा जाता है कि ईश्वर की छाया अंकित करवाने वाला प्रथम शासक किसने? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो सांकेतिक मुद्रा पर ये अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाता है। और जब 1351 में ये सिंध की तरफ, मतलब सिंध की तरफ जा रहा था और सिंध की तरफ ये बीमार हो गया, और बीमार होने के साथ साथ 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं, इसमें एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। रिपीट के साथ साथ कुछ अच्छे तरीके से भी हमने दोबारा रिपीट करेंगे, और दोबारा रिपीट होने से अच्छे से याद हो जाएगा। याद होने के साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन करता है। इसका प्रारंभिक नाम जोना खान और अब्दुल मुजाहिद होता है। इसकी उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक है। और दूसरी उलुग खान, जो इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने दी थी। लाल महल जो बलबन द्वारा निर्मित है, उसमें इसका राज्याभिषेक हुआ था। अंतिम मंगोल आक्रमण 1327 में हुआ था, जो अलाउद्दीन तर्मासिरियन के नेतृत्व में हुआ था। राजमुंद्री अभिलेख जो आंध्र प्रदेश में है, उसके अंदर दुनिया का खान कहा गया है। किसको दुनिया का खान किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। किस लेख में कहा गया है? राजमुंद्री अभिलेख में कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं स्टार्ट करता है। 5 योजनाओं में प्रथम है दोआब में कर वर्दी करना, और कर वर्दी कितनी बढ़ाई गई? 10 से 20% बढ़ाई गई। देवगिरी को राजधानी बनाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली को राजधानी परिवर्तन किया, कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, और देवगिरी को राजधानी बनाता है। और 1335 तक 8 साल तक राजधानी रहा, कौन? देवगिरी। सांकेतिक मुद्रा चलाता है। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है कांस्य मुद्राएं या तांबे की मुद्राएं चलाना, जिसका मूल्य सोने और चांदी की मुद्राओं के समान था। खुरासान अभियान 1332-34 में होता है। कुराचिल अभियान था, वो भी 1332 और 34 में दबा देता है। सांकेतिक मुद्रा 1329 में चलाता है। भारत का पागल राजा भी कहा जाता है। इसके काल में 34 विद्रोह हुआ था, जिसमें 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुआ था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। कहा जाता है कि देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। और जब दिल्ली को राजधानी परिवर्तन करके देवगिरी को राजधानी बनाता है, तो देवगिरी को नाम बदलकर दौलताबाद रखा। 1335 में वापस दिल्ली को राजधानी बना लिया, 1335 में। और क्यों बनाया गया? कहा जाता है कि इसके राजमंत्री थे। राज्यसभा के अंदर बैठक के अंदर कहा गया है कि देवगिरी में जब राजधानी बना दिया जाता है, तो दिल्ली की तरफ से जो मंगोल आते हैं उनको पर नियंत्रण करना असंभव हो जाएगा, और इसीलिए 1335 के अंदर वापस दिल्ली को राजधानी बनाया गया। सांकेतिक मुद्रा में कांसे और तांबे की मुद्राएं चलाई गई, जो चांदी या सोने की समान मूल्य की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। भारत का पागल राजा भी कहा जाता है। भारत का
पागल राजा भी कहा जाता है। एकमात्र सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था या हिंदुओं के साथ हिंदुओं के जैसे त्योहार मनाता था। एकमात्र सुल्तान है या प्रथम सुल्तान है जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम सुल्तान जो पढ़ा लिखा या अच्छा विद्वान था या गणितज्ञ था, भौतिक शास्त्री भी था। और इसे पागल राजा इसी चक्कर से कहा जाता है कि ये पढ़ा लिखा एक विद्वान, अच्छा विद्वान होने के साथ साथ इसमें सांस्कारिक नॉलेज नहीं था, और दूसरी बात इसमें निर्णायक शक्ति नहीं थी या निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए इसको पागल राजा कहा जाता है। फसलों में चक्रावर्तन पद्धति को भी अपनाता है। कृषकों की सहायता हेतु दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना करता है। मसालिक उल अबसार जो अब्बास ने लिखी थी अरबी भाषा में, कौन सी? मसालिक उल अबसार एक पुस्तक है जो अब्बास ने लिखी थी अरबी भाषा में। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमाणिक जानकारी मिलती है इस ग्रंथ के अंदर। एडवर्ड थॉमस ने इसको क्या कहा गया? धनवानों का राजकुमार बताया गया है। एडवर्ड थॉमस था ये एक विदेशी लेखक होता है जिसने क्या कहा? धनवानों का राजकुमार कहा। इंसा ए मेहरू आइन उल मुल्क ने लिखी थी जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया। सांकेतिक मुद्रा पर यह कहा जाता है कि ईश्वर की छाया अंकित करवाया, और 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आज हमने इसी क्लास के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स थे, उनके बारे में बात की, और हो सकता है कि अगली क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक के 2-4 बिंदु हमने और पढ़ेंगे और उस अगली क्लास में बात करते हैं। आज मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात की है, और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लगभग आपने मेन पॉइंट या जितने भी मुख्य बिंदु थे उनके बारे में, सबके बारे में हमने बात कर ली, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना।